नमस्कार, जय हिंद। सीमावर्ती देशों की विस्तारवादी नीतियों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के प्रश्न को जटिल बना दिया है। देश की समुचित उन्नति और विकास के लिए 15,106 किलोमीटर लंबी जमीनी और 7,516 किलोमीटर लंबी सागरीय सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। इसका दायित्व राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के साथ साथ सामान्य नागरिक का भी है। समाज को सीमा सुरक्षा के प्रति संवेदनशील, जागृत, संगठित और देशभक्ति के अनुप्राणित बनाए बिना सीमा सुरक्षा का कार्य अधूरा है। अतः इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सीमा जागरण मंच सन 1985 से कार्यरत है। हमारा मानना है कि सुरक्षित सीमा ही समर्थ भारत का आधार है। मित्रों, सीमा जागरण मंच देश की सीमाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी व सशक्त करने और हमारे देश के नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवाज बनने के लिए एक मंच प्रदान करने का कार्य निरंतर सीमा संघोष को प्रकाशित करते हैं, जिसमें भारत की सीमा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। यह पत्रिका हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालता है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली दैनंदिन चुनौतियों को भी प्रकाशित करता है। विभिन्न सीमा सुरक्षा से संबंधित शोधार्थियों, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और समाज जीवन में काम करने वाले प्रतिष्ठित लेखकों के लेख इसमें सम्मिलित होते हैं। सीमा जागरण मंच और सीमा संघोष के तत्वावधान से आज के वेबिनार में मैं सिद्धार्थ दवे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में मुख्य अधिकारी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मुरलीधर जी, अखिल भारतीय सह संयोजक सीमा जागरण मंच। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, जो कि अध्यक्ष हैं
सीमा जागरण मंच दिल्ली प्रदेश के। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स जो फेसबुक पर कॉन्स्टेंटली सक्रिय हैं, मनीष जी, उनका भी स्वागत है। ट्विटर पे हमारे संवाददाता हिमांशु जी हैं जो आप सभी के साथ संवाद बनाए रखेंगे, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव और जो भी प्रश्न आपके हैं वो आप इन माध्यमों से हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनके लिए आप पूछ सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज स्पीकर टू यू। और आज का विषय है पूर्वोत्तर भारत में चीन से चुनौतियां और उसके समाधान। We have a young dynamic speaker amidst us, Rajat Sethi ji. He is currently serving as the principal advisor to the Chief Minister of Manipur, advising him on issues related to internal security, insurgency, and economic development. Rajat ji has earlier served as advisor to Chief Minister of Jharkhand. He is an alumnus of IIT Kharagpur, MIT, and Harvard University. Rajat ji brings unique skills in public policy, conflict management, politics, and economics to solve endemic problems of India, such as militant separatism, insurgency in the Northeast. And Rajat ji has been closely working with Ram Madhav ji, National General Secretary of BJP. He has also co-authored a book, Last Battle of Saraighat. Over to Rajat Sethi ji. नमस्कार माननीय मुरलीधर जी, लेफ्टिनेंट जनरल कोहली जी, सिद्धार्थ दवे जी और सीमा जागरण मंच के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सीमा जागरण मंच पिछले कई सालों से देश के बॉर्डर सिचुएशन के एस्पेक्ट्स को मुखरता से रखता आया है और जो भारत और भारत से जुड़ी हुई जितनी भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज रहे हैं उन सब में बॉर्डर का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, उस रोल को समझना और उन बॉर्डर्स के ऊपर कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इन सभी विषयों के ऊपर सीमा जागरण मंच अपने सीमा उद्घोष वगैरह के प्लेटफॉर्म से लगातार हम सबको सूचित करता आ रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले 6 साल से भारत के बॉर्डर एरियाज की राजनीतिक परिवेश को समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर करीब करीब 8 नॉर्थ ईस्ट प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे प्रदेशों में काम किया है और वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, क्या कारणों से वहां पर एक इंसर्जेंसी का माहौल बना, क्या कारण रहे थे उनके कि 1962 की जो लड़ाई हुई चाइना के साथ, उसमें भारतीय सेना हमारी बॉर्डर्स की रक्षा, सीमाओं की रक्षा उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाई, क्या स्ट्रेटेजिक गैप्स रह गए, इन सब के ऊपर मैंने अध्ययन किया और मैंने जो डेमोग्राफी से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित चैलेंजेस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन विषयों को अपने पर्सपेक्टिव से एक राष्ट्रवादी सोच से समझने की भी ये कोशिश करी है, जिसको मैंने अपनी एक पुस्तक में द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट में आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया है और वो बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। जिनको नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, राजनीतिक इंपॉर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज इनको समझने की आवश्यकता हो तो वो जरूर उस किताब को देख सकते हैं। मैं आज के विषय पे आता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि चाइना ने किस तरह से पहला जो इंकर्जन्स किए वो सिक्किम बॉर्डर पे किए और सिक्किम बॉर्डर पे उसके तुरंत बाद और कई सारे स्ट्रेटेजिक एरियाज में, स्पेशली लद्दाख में उन्होंने इंकर्जन करने के प्रयास किए, भारत की टेरिटरी में घुसने के प्रयास किए और हमारी सेना ने बहादुरी से उनको जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है LAC की, वहां तक उनको खदेड़ के वापस भी भेजा है और डिप्लोमेटिक लेवल तक इस बात को रखा है कि भारत की संप्रभुता, भारत की टेरिटरी अक्षुण्ण है और किसी भी स्थिति में उसके साथ समझौता नहीं हो सकता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जितनी संबंधित वल्नरेबिलिटीज हैं, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज, उसके विषय में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं और ये चर्चा समसामयिक भी है,
कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि भारत के भविष्य के लिए एक आधारभूत एक्ट है, इतना फाउंडेशनल बिल है जिसको फाइनली एक्ट बनाया गया कि उससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी वगैरह सब जुड़ी हुई है। CAA और NRC, इन दोनों विषयों की जो जड़ें हैं वो नॉर्थ ईस्ट में रही हैं। उन जड़ों का और उन जड़ीली समस्याओं का समाधान करने के लिए ही CAA की ड्राफ्टिंग की गई, उसके प्रति एक सोच बनाई गई और उसको एक राष्ट्रीय पटल पर रखा गया। ये पहला अवसर था जब नॉर्थ ईस्ट से निकला हुआ एक बिल ने कैसे राष्ट्र के डिस्कोर्स को और पूरे देश की कंसंट्रेशन को पकड़ा और उसको अपने जो उनके स्ट्रगल्स हैं, अपने जो चैलेंजेस हैं इस ज्योग्राफी के, उन सारे चैलेंजेस को देश से अवगत कराया। CAA के संबंध में भारत सरकार ने और जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं, उन्होंने बड़ा भरसक प्रयास किया कि रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगभग एक समन्वय की स्थिति बन सके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें और उसके बाद ही हम लोग बिल को राष्ट्रीय पटल पे रखें, पार्लियामेंट में रखें। और इसको करने के लिए भरपूर प्रयास भी किए गए। लेकिन यहाँ और इससे संबंधित जो उसके क्लॉजेस हैं, उसमें भारत के अंदर एक अच्छी खासी टर्बुलेंस क्रिएट की जा सकती है। भारत को नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से हिलाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा उसका दृढ़ मानना था। हुआ ये कि आपको जैसे कि मालूम होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का बिल नहीं है, ये बिल 2015 का है। 2015 में पटल पे रखा गया संसद के। उसके बाद 2016-17 में चर्चाएं भी हुई, पार्लियामेंट्री कमिटीज ने भी चर्चाएं करी और इसके बाद उसको लोकसभा में 2019 में, पिछली लोकसभा ने, इस वाली ने नहीं, पिछली लोकसभा ने पारित भी कर दिया था, लेकिन समय रहते हुए उसको राज्यसभा से पारित नहीं किया गया। और देश को कोई मतलब भी नहीं था कि इस बिल में क्या डिटेल्स हैं, कैसे इससे भारत के इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म में सिक्योर किया जा सकता है। और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था। जितने भी मुखर वक्ता आज CAA के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, किसी ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं बोला। लेकिन इन सबकी जड़ जो थी नॉर्थ ईस्ट से जब समस्या शुरू हुई, उसमें चाइनीज रोल सबसे महत्वपूर्ण रहा है और उसको समझने की जरूरत है। अगर आपको चाइना का क्या थ्रेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, उसको समझना है तो जैसा कि आप सबको मालूम है, मिजोरम एक प्रदेश, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट्स कम होने की वजह से आइजॉल में बहुत कम टूरिस्ट मिजोरम जाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को मिजोरम जरूर जाना चाहिए। मिजोरम जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया तो MNF जो पार्टी वहां पे सरकार में है और हमारी घटक दल भी है, उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया। और इस बिल का समर्थन नहीं करने के बाद वहां पे कई सारे एक्टिविस्ट सड़कों पे उतरे और उन्होंने बोला बाय बाय इंडिया, वेलकम चाइना। और ये 2019 की बात है और इतनी रिसेंट मेमोरी में है हम लोगों को कि जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो सोचते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उनके लिए ये झकझोर देने वाला मोमेंट था कि ऐसा क्या हुआ। अगर सिटीजनशिप बिल में समस्याएं थी, आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, आप देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका प्रयोग करके इस पे अपना विरोध दर्ज कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको ये बोलना पड़ा कि बाय बाय इंडिया, वेलकम चाइना। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा जरूरी ट्रिगर था और उस ट्रिगर से मालूम चलता है कि कितना जो अंडरबेली है उसमें किस तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश चाइना ने समय समय से की है और उनका क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट है नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब रखने का, ये सब उसमें मालूम चलता है। अब इसके पहले कि मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं कि चाइना से संबंधित नॉर्थ ईस्ट में थ्रेट क्या है, मैं आपको एक बार बेसिक नक्शा दिखाना चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट का, कि जो दर्शक उस क्षेत्र से अवगत नहीं है उनको मालूम भी चल सके। तो मैं पहले तो भारत का नक्शा दिखाना चाहूंगा। जी, तो जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे, नॉर्थ ईस्ट, अगर सिक्किम को भी जोड़ लिया जाए नॉर्थ ईस्ट की परिभाषा में, कुछ लोग नहीं जोड़ते हैं, कुछ लोग जोड़ते हैं,
तो ये 7 या 8 प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, और ये 8 प्रदेश ऐसे सिचुएटेड हैं जिसमें सिक्किम यहाँ पर है, बीच में असम है, केंद्र पे असम है, असम के तुरंत साउथ में मेघालय है, और मेघालय बफर स्टेट की तरह है बिटवीन बांग्लादेश और असम, इन दोनों के बीच में सैंडविच है। अरुणाचल प्रदेश की अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो ये काफी बड़ा एरिया इसका आता है, और ये पहले तो वेस्ट से ईस्ट तक एक्सटेंड करता है, और उसके बाद शार्प डाउन टर्न लेता है ये स्टेट की बाउंड्रीज, और साउथ वेस्ट की तरफ में ये मुड़ जाती है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना अपना वर्चस्व क्लेम करता है, वो बोलता है कि ये चाइना का हिस्सा है। और इसके बाद अरुणाचल के तुरंत लगी हुई ये एरिया, बॉर्डर एरिया जो है नागालैंड का है, और नागालैंड के तुरंत नीचे मणिपुर एरिया है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, और मिजोरम की पहाड़ियों के पार में त्रिपुरा है, और त्रिपुरा का जो आधा एरिया हिली एरिया है और आधा प्लेन्स है, और प्लेन जो है बांग्लादेश में मर्ज करता है। ये भूगोलिक स्थिति है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो ये 5 अलग अलग देशों से अपनी सीमा से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ में चाइना है, भूटान है, नेपाल है, साउथ में बांग्लादेश, और फर्दर ईस्ट में म्यांमार है। अब इस भूगोलिक स्थिति को समझ के आपको ये जरूर मालूम चलेगा कि ये 5 बड़े कंट्रीज से जुड़ा हुआ हमारा एक ऐसा रीजन है जिसकी स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये जियोपॉलिटिक्स का सेंटर है, और आगे भी एक महत्वपूर्ण अंग भारत का स्ट्रेटेजिक दिशा से रहेगा। आपको जैसा कि पता है 1962 में जब लड़ाई हुई थी तो 2 फ्रंट पे लड़ाई हुई थी। एक हमारा फ्रंट लद्दाख पे था, और दूसरा फ्रंट अरुणाचल प्रदेश पे था। आपको मालूम होगा 1962 में जब चाइना की सेना ने हमला किया था, तो उस समय बहुत एक फेमस इंसिडेंट है जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे, वो ऑल इंडिया रेडियो पर आते हैं और ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हैं कि माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ अरुणाचल एंड टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उनके इस भाषण को, काफी कंट्रोवर्शियल भाषण था, और उस भाषण को अलग अलग लोगों ने ये समझा कि पंडित नेहरू ने फाइनली भारत के इस हिस्से को गुड बाय बोल दिया है, वो सीमा की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और इससे भारतीय जो वहां पर उस क्षेत्र में थे उनको बहुत गहरा धक्का लगा था। 1962 में बॉमडिला पास को क्रॉस करते हुए चाइनीज फोर्सेस लगभग तेजपुर, जो कि असम का एक महत्वपूर्ण इलाका है, वहां तक आने की पूरी तरह से संभावना हो चुकी थी। तो वो अरुणाचल तो पार कर ही चुके थे, तेजपुर तक आने की बात थी, और तेजपुर में आने का मतलब है कि उनको ब्रह्मपुत्र के पानी के अंदर का एक्सेस मिल जाना। तेजपुर की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रातों रात वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने छोड़ दिया जिले को पब्लिक के भरोसे, वहां की जेलों को खोल दिया गया, वहां की यहाँ तक कि वहां के पागल खानों को खोल दिया गया, और सबको रिहा कर दिया गया कि अपनी जान बचाओ और भागो। ये अवस्था थी। लेकिन जैसा कि कई किताबों में इसको मेंशन किया गया है, किसी अननोन कारणों की वजह से अक्साई चीन पर तो चीन ने अपना अधिकार, अपना वर्चस्व को नहीं त्यागा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जबकि उनके पास स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो उनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज था, उसको उन्होंने छोड़कर वापस अपने जो उनका परसीव्ड बॉर्डर है अरुणाचल को छोड़ के उसके ऊपर चले गए। और ये ओवरनाइट इन्होंने जो रिसीड किया वो आज तक एक पहेली बनी आई है कि चाइना ने लद्दाख के एक्साई चीन को तो नहीं छोड़ा, लेकिन अरुणाचल को छोड़कर वापस जो भारत जिसको एलएसी मानता है उसमें वापस चले गए। लेकिन 1962 का जो ये मोमेंट है वो इतना ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्नर्स के दिलो दिमाग पर इतना गहरा घाव कर चुका है कि उनको लगा कि जब भारत की हमको आवश्यकता थी, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की हमको आवश्यकता थी, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आवश्यकता थी, तब हमको वो मिली नहीं, और हम लोगों का भविष्य भारत के साथ फ्यूचर में सिक्योर नहीं है। इसी वजह से प्लस कई चीजें ऐसी भी हुई कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, वहां पे जो तेल के कुएं थे उनका यूटिलाइजेशन वगैरह भारत करता है, उसके उनके मन में ये रोष था और हमको एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं। तो कई सारे इंसर्जेंसी इस रीजनलिज्म के अराउंड कई सारी इंसर्जेंसी मूवमेंट खड़े हुए। सबसे बड़ा मूवमेंट आसाम से शुरू हुआ, जो आसाम के ही छात्रों ने
ये स्टूडेंट लेड, छात्रों के द्वारा को अग्रणी रखते हुए इतना बड़ा मूवमेंट था, जिसको बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट, जिसमें कि ना कि वहां की सरकार को गिराया बल्कि पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। उनका मूल जो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भारत ने अपने बांग्लादेश से, जो कि उस समय पाकिस्तान था, से हमारे माइग्रेशन को नहीं रोका। वहां से जो लोग जमीन को हथियाना चाहते थे और जो लोग भारत के रिसोर्सेज को हथियाना चाहते थे, वो अनइम्पीडेड तरीके से, बिना रोक टोक के आराम से हमारी जमीनों पर आते हैं। ब्रह्मपुत्र के जो तट है वहां पर आके अपना घर, अपना आशियाना बसा लेते हैं और हमारी सरकारें सिर्फ देखती रह जाती हैं। इस अवस्था से दुखी होकर असम मूवमेंट में, असम गण परिषद वगैरह के कई लोगों ने आंदोलन किया। उल्फा, जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट था असम का, उसका भी क्रिएशन इसी मूवमेंट के अराउंड, माइग्रेशन के अराउंड। और ये ध्यान रखिएगा कि जो सीए भी था वो इसी समस्या का हल, परमानेंट इलाज करने के लिए लाया गया था, और एनआरसी भी। ये पूरा मूवमेंट चला और उससे कई सारा पैशनेट लिटरेचर तैयार हुआ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का लिटरेचर अगर आप पढ़ें, जो 70वीं दशक का और 80 दशक का पहले का कुछ हिस्से में लिखे गए हैं, तो बड़ा एक आपको दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको समझ में आता है कि उनकी कोर इश्यूज क्या रहे हैं। और भारत की सरकार, उन दिनों की सरकार राजीव गांधी जी की थी, उन्होंने इंटरवीन किया और वहां पे मामले को सुलझाने की प्रयास किया। असम एकॉर्ड साइन हुआ। वो बात अलग है कि कांग्रेस अगले 30-40 साल तक सोती रही और उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। और इवेंचुअली ये मोमेंट आया है जब वहां पर पहली बार एक नेशनलिस्टिक सरकारें हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आकर वहां के जो एंडेमिक इश्यूज हैं, जो डीप इश्यूज हैं, उनको एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो बात रही असम के मूवमेंट की। सिमिलरली जब त्रिपुरा में मूवमेंट हो रहा था, तो त्रिपुरा टाइगर्स नाम से इंसर्जेंसी थी, बल्कि बोला जाता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वायलेंट उग्रवाद त्रिपुरा का था। और त्रिपुरा की खैर अभी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि एक प्रॉस्परस स्टेट है। इनफैक्ट अगर असम को छोड़ दे, बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, त्रिपुरा सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है। वहां पे जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह हुआ है वो काफी अच्छा है। तो वो लोग इंसर्जेंसी से सबसे पहले उबर भी पाए, सबसे वायलेंट था और सबसे पहले उभरे भी। और उसमें जड़ यही थी कि कई बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू शरणार्थी भारत में आए थे, उनको वहां पर बसेरा दिया गया था, और जो ट्राइबल्स थे उनको थोड़ा पहाड़ों में पुश किया गया था इस कारणों की वजह से। चाइना लगातार इस चीज को ऑब्जर्व करता रहा है कि कैसे भारत की इंसर्जेंसी का डेवलपमेंट, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, कौन सी इंसर्जेंसी ग्रुप कितना स्ट्रेटेजिक हो सकता है चाइनीज इंटरेस्ट के लिए, इसकी हमेशा से बड़ी बारीकी से कोलैबोरेशन, कैलकुलेशन करता आया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के तो जितने भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, चाहे वो उल्फा हो, उल्फा आई और बाकी ग्रुप, इन सारों को पहले बांग्लादेश सन 80 में, सन 90 में, जब पीएनपी, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी, या जब वहां पे मिलिट्री रूल था, उन समय में इन सारे इंसर्जेंट्स को वहां पे शरण दी जाती थी। लेकिन जब से शेख हसीना ने कमान संभाली है, उन्होंने भारत के साथ क्लोजली काम करके उनको वहां पर कोई ठिकाना नहीं देने की गारंटी की है और कई लोगों को फ्लश आउट किया है। तो फ्लश आउट करने की वजह से सारी इंसर्जेंसी म्यांमार शिफ्ट हो गई। अब म्यांमार जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है और कंट्री है, जिसके बारे में मैं आपको एक मैप के द्वारा समझाना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर ट्विटर पे या फेसबुक पर मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं उनको अपने प्रेजेंटेशन में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये नक्शा है जिसके केंद्र पे मैंने म्यांमार को रखा है, और भारत का ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। और मैं इस माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजिक एरिया जो नॉर्दर्न म्यांमार है, उसको भारत के इंसर्जेंसी ने कैसे यूज किया। म्यांमार अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे तक जाता है और बड़ा पेक्यूलियर ज्योग्राफी है इसकी। यहाँ तक कि अगर ये रंगून और नेपिटाओ, जो इनका आज का राजधानी है, ये एरिया सबसे ज्यादा, इसका जो सदर्न एरिया है, सबसे ज्यादा विकसित एरिया है और ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। और जो नॉर्थ हिस्सा है म्यांमार का, वो जंगल है, बीहड़ है वहां पे, और वहां पर
हमारे देश के जितने भी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, चाहे वो नागा इंसर्जेंसी हो, चाहे उल्फा आई हो, या फिर मणिपुर के जो मेतेई इंसर्जेंसी हैं और कुकी इंसर्जेंसी है, ये सारे इंसर्जेंसी नॉर्थ म्यांमार में शरण लेते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि म्यांमार की सरकार या म्यांमार की आर्मी इनको प्रोत्साहन देती है यहाँ पे शरण का, बल्कि ये जितने भी एरिया हैं, ये एरिया एक्सेसिबल ही नहीं है, इनको ज्यादातर अनएडमिनिस्ट्रेड एरिया बोला जाता है, ड्रग के वॉरलॉर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। और ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे यूनान प्रोविंस है चाइना की, जो यूनान प्रोविंस है उसमें एक एक एरिया है रुइली। रुइली बॉर्डर है म्यांमार और चाइना के बीच में, और चाइना का ये बॉर्डर टाउन है रुइली। और रुइली एक ऐसा जगह है जहां पर लगातार भारत के जितने भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स के मेंबर्स रहते हैं वो रुइली जाते हैं, और वहां पे आर्म्स की ट्रेनिंग, पैसे, आर्म्स की सप्लाई, ये सब लेकर वापस भारत के अंदर आते हैं और यहाँ पर वायलेंट एक्टिविटीज करते हैं और भारत को यहाँ से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तो चाइना ने हमारे इंसर्जेंसी को स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह इस्तेमाल किया है, और इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को इस्तेमाल करके भारत में टर्बुलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया है। अब भारत ने लगातार कई प्रयास किए हैं म्यांमार की सेना के साथ, म्यांमार की सरकार के साथ, कि इसको एड्रेस किया जा सके और इन सारे इंसर्जेंसीज को फ्लश आउट करके भारत वापस भेजा जा सके और यहाँ पर वो सेफ हेवन ना बना सके, इसके लिए कोशिश की गई है। एक कोशिश 2015 में हमको मालूम है कि जब हमारे एक आर्मी के ऑनवॉय को यहाँ पर अटैक किया गया था, तो भारत ने म्यांमार के अंदर एंटर करके वहां पे जितने उग्रवादी थे उनको खत्म करके वापस देश की सीमा में आए थे। तो मैं वापस में आना चाहूंगा कि म्यांमार एक स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी एरिया है, और चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट म्यांमार के से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि म्यांमार में अगर आप चाइना का इंटरेस्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत दशकों के बाद शी जिनपिंग ने पिछले साल म्यांमार का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्वीकृति दी थी, जो कि यहाँ तक कि उन्होंने उनको बोला था, प्रॉमिस किया है कि उनको बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देंगे और कई तरीके से मदद देंगे। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो जितने भी क्यूमिंटांग के पुराने वॉरियर्स हैं, जब लड़ाई हुई थी चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी की और क्यूमिंटांग वॉरियर्स को निकाला गया था, तो उन सबको म्यांमार में जिनको शरण दी गई थी उन सबको भी एविक्ट किया जाए, ऐसा चाइनीज ने कई समझौते किए। लेकिन बुद्धिस्ट नेशनलिज्म जो है वो बड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट जो म्यांमार के हैं उनको चाइना नहीं भाता, और चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट रवैया है वो उनको, उनकी आम जनमानस को पसंद नहीं है। इसीलिए पिछले कई दशकों से चाइना अपना एक्सेस म्यांमार में बढ़ाना चाहता था। जैसे कि बाकी देश देखिए, लाओस, कंबोडिया वगैरह तो लिटरली चाइना की एक्सटेंडेड कॉलोनीज बन चुकी हैं आज। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी गैर सरकारी, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर लाओस, कंबोडिया वगैरह में चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बना है। लेकिन जब म्यांमार की बात आती है, म्यांमार के बुद्धिस्ट ने काफी रेजिस्ट किया है कि चाइनीज टेक ओवर ना कर पाए उनके देश को। उसके बावजूद हमको मालूम है कि चाइना के अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरह से वो मेडल करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना का सबसे कोर इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में भारत को घेरते रहने का। तो हम लोग जैसे इंडियन ओशन के को केंद्र में बना के अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीओरिएंट करने का जो हम लोगों का प्रयास है, उसमें चाइना सीपीईसी से जो चाइना पाकिस्तान ईस्टर्न कॉरिडोर से, वहां से अरेबियन सी का एक्सेस लेना चाहता है और इंडियन ओशन पे अपना डोमिनेशन क्रिएट करना चाहता है। सिमिलरली वो म्यांमार से अगर देखा जाए तो इरावदी का जो बेसिन है, उस नदी के बेसिन को इस्तेमाल करके वो बे ऑफ बंगाल तक एंट्री चाहता है। हमने जैसे वहां पर सितवे पोर्ट को डेवलप किया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से, तो सिमिलरली चाइना ने हमसे ज्यादा अच्छे पोर्ट को वहां पे डेवलप किया है और अपने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के प्रयोग के लिए लगातार वहां पे हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये म्यांमार का चैप्टर है। म्यांमार भारत की नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वहां पे चाइनीज इंटरेस्ट को खास तौर से हमको समझने की और उस पर एक हॉकिश व्यू रखने की आवश्यकता है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, जो सबसे क्रिटिकल है। अरुणाचल प्रदेश हमको मालूम है कि चाइना पुरजोर तरीके से उसको अपना देश का हिस्सा मानता है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं तो रूटीनली उनके फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री उसका विरोध करती है और अपना स्टेटमेंट प्रोसीजरली देती आई है।
यहाँ तक कि जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी हैं, वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे उनका जाना मना रहता है। एम्बेरस ना हो पाए इसलिए हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही उनको सुझाव देती है कि आप मत जाएं। तो जितने भी आसियान से संबंधित डिस्कशन होते हैं वहां अरुणाचल को अगर इन्विटेशन भी होता है अपना पर्सपेक्टिव रखने का, तो पेमा खांडू जी जो मुख्यमंत्री हैं वो जा नहीं पाते। तो इंटरनेशनल पोर्टल में भी अरुणाचल को लेके कितनी रिकॉग्निशन है, कितना फोर्सफुली हम रखते आ रहे हैं बात को, उसको लेके हम लोगों को रीथिंक करने की आवश्यकता है। और अरुणाचल में अगर देखें इंसर्जेंसी, तो इंसर्जेंसी से ज्यादा चकमा से संबंधित एक इशू रहा है जिसको मैं भी इलेबोरेट करूंगा। बट लार्जली अगर एक प्रदेश है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिसमें सबसे ज्यादा पीस रही है और ज्यादातर आजादी के बाद जितने भी दशक रहे हैं वहां पर अमन और खुशी का माहौल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के जितने लोग हैं वहां हिंदी मुखरता से बोलते हैं और बहुत ही तगड़े नेशनलिस्ट हैं वहां पर। उसके बावजूद भी ऐसा क्या रहा कि अरुणाचल प्रदेश को 2019 में ऐसी वायलेंस की जिसका इन्होंने किसी भी इंटेलिजेंस के लोग हों या सिक्योरिटी के अफेयर्स के लोग हों, किसी ने भी इतना सोचा नहीं होगा कि एक साथ जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहा था, उनका प्रदेश का चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव दोनों, उसके ठीक उसके ईव पर एक महीना लंबा वहां पे एग्रेशन, वहां के लोकल ट्राइब्स जो हैं उनको आपस में लड़ाकर घमासान मचाया गया था। इतना हुआ था कि करीब 700 या 800 बसें जला दी गई, हजारों पेट्रोल पंप जला दिए गए। कई सारा ईटानगर जैसे जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हो जाता है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनके आवास पे हमला होता है। तो ये अचानक से, जो कि इतना पीसफुल स्टेट था, जो कि नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरिया भी था, वहां पर ऐसा रातों रात क्या हो गया था कि इतनी बड़ी इंसर्जेंसी मूवमेंट नहीं तो कम से कम इतनी वायलेंट इवेंट्स ओवरनाइट खड़े होने लगे। यहां तक हो गया था कि जब इलेक्शन कमीशन वहां पे चुनाव कराने का प्रयास कर रहा था, तो पहले फेज में वहां इलेक्शन था अरुणाचल प्रदेश में, और जब पांचों फेज के इलेक्शन पूरे भारत के खत्म हो गए, तब भी कुछ एरियाज में हम लोग इलेक्शन नहीं करा पाए थे। एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ गए थे, उसके बाद जाकर वहां पर इलेक्शन हो पाया, बहुत ही विषम परिस्थितियों में। हमारे चॉपर्स को लैंड नहीं करने दिया जाता था क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम की मशीन है वो दूर दराज के एरिया में हेलीकॉप्टर से पहुंचाता है, वहां तक उनको लैंडिंग करने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से, जो कि इंटेलिजेंस का आज मानना है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस और चाइनीज फंडिंग की वजह से इस पूरे मूवमेंट को इतना उग्र रूप दिया गया। जो लोगों ने, जिन्होंने जिंदगी में आज तक पत्थर नहीं उठाए थे, उन्होंने पत्थर उठाकर हमारे हेलीकॉप्टर्स को भी टारगेट बनाने का कोशिश किया। तो मुझे लगता है ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है अरुणाचल प्रदेश में, इन सारे इवेंट्स को स्ट्रेटेजिक लेंसेज से देखने की बहुत आवश्यकता है। चाइना जब चाहे, अगर उसने ये प्रूव किया है अपनी थ्योरी की, जब चाहे अरुणाचल को हिला सकता है या अरुणाचल में टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है, तो ये हम सबके लिए सचेत होने की आवश्यकता है और हम सबके लिए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से रीथिंक करने की आवश्यकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ। चाइनीज इंटरेस्ट को रोकने, फ्यूचर में ऐसा ना कर पाए, इसको रोकने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकर्स क्या सोचते हैं, इसके ऊपर गहन मंथना होनी चाहिए। तो ये सारे विषय हैं एक एक स्टेट के बारे में। जैसा कि मैंने मिजोरम के बारे में बताया, जहां पे ये बाय बाय इंडिया वेलकम चाइना के जो नारे लगे थे वो सीएए को लेके लगे थे, और सीएए की वजह से अब तो असम में भी कुछ कुछ मूवमेंट्स हुए और उल्फा ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं वापस से असम में, और कई लोगों को रिक्रूट करने की, युवाओं को रिक्रूट करने की भी कोशिश की है। लेकिन इन सब के आसपास अगर देखा जाए तो भारत ने कई सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लिए हैं भारत सरकार ने, जिसकी वजह से हम लोगों ने चाइनीज थ्रेट्स को काउंटर करने के प्रयास किए हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि जिस तरह से जो डीप एंडेमिक इशू था माइग्रेशन से संबंधित, जिससे असम इफेक्ट होता है और भी कुछ प्रदेश जैसे मणिपुर है और नागालैंड है, ये लोग भी प्रभावित होते हैं। सीएए और एनआरसी के जो कॉम्बिनेशन था, इस समस्या को जड़ से खत्म करने का महत्वपूर्ण प्रयास था, उसमें हम लोग काफी हद तक आगे बढ़े हैं। एनआरसी की प्रक्रिया फाइनल स्टेजेस में है और उसके बाद डिसएनफ्रेंचाइजमेंट वगैरह की आगे की प्रक्रिया होनी अभी बाकी है, जो कि अगले कुछ सालों में होंगी।
तो वो एक समस्या का उस माध्यम से हल किया गया। दूसरा था बोडो की समस्या। बोडो में जितने मिलिटेंट्स थे, और सबसे फियर्सेस्ट मिलिटेंट्स और इंसर्जेंसी बोडो की मानी जाती थी, और एनडीएफपीएस जो डेमोक्रेटिक फ्रंट था बोडोलैंड का, उनके साथ भारत ने बहुत सालों से प्रयास कर रहा था कि टॉक्स में आए, टॉक्स में आकर हम लोग सोल्यूशन ढूंढे इसका। फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका सोल्यूशन ढूंढा गया, और बोडोलैंड को की जो लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी थी उसको समाप्त किया गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रू और हाजोंग जो है, जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी जो कि त्रिपुरा में शरण लेके रह रही थी, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट हुआ था, उनको मिजोरम से भगाया गया था वहां से, और उनको मजबूरन पहाड़ों पे, त्रिपुरा के पहाड़ों को में आकर वहां पर शरण लेना पड़ा था। और पिछले 3-4 दशकों से वो विस्थापित रहे हैं, भारत के अंदर ही रहे हैं लेकिन विस्थापित रहे हैं। लेकिन कभी भी कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो इन 30-40 हजार लोगों के विषय में भी सोच सके। और जैसे ही प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, पिछली सरकार मोदी जी की, जब राजनाथ जी थे, तब ये पहला प्रयास किया गया कि मिजोरम को ऑनबोर्ड किया जाए, और मिजोरम ऑनबोर्डिंग के बाद में ब्रू और हाजोंग को वापस मिजोरम में स्थापित लाया जाए, उनके घरों में उनको रहने की अनुमति दी जाए। और फाइनली जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने तो उस प्रॉब्लम का भी निदान हुआ। चकमा जो है, चकमा एक ऐसी छोटी कम्युनिटी है, करीब 60-70 हजार लोग हैं, जो चित्तगोंग पोर्ट से माइग्रेट किया था, बुद्धिस्ट हैं प्रिडोमिनेंटली, और वो माइग्रेट करके अरुणाचल में आके सेटल किए थे, अरुणाचल असम के बॉर्डर एरियाज में। और अरुणाचल की ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि हम बाहर के लोगों को अपनी जगह नहीं दे सकते हैं, और वहां के आज भी प्रोमिनेंट ट्राइब्स जो हैं उसका विरोध करती आ रही हैं। और वो बंगाल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1860 का है, उस एक्ट का बार बार दुहाई देते हुए चकमा को वहां से निकालना चाहती हैं। मुझे लगता है कि भारत की जो सरकार है वो इस संबंध में चकमाओं के हित को ध्यान में रखते हुए और अरुणाचल के हितों को भी ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कर सकती है, इसके ऊपर प्रयास चल रहा है। अब आते हैं नागा के बारे में। नागा इंसर्जेंसी हमको मालूम है, बड़े प्रयास चल रहे हैं, नेहरू के समय से प्रयास हो रहे हैं। एनएनसी जो नागा नेशनल काउंसिल थी, उसका जब सोल्यूशन भी निकाला गया शिलोंग अकॉर्ड में, उस अकॉर्ड को किसी ने नहीं माना। नागा की इंसर्जेंसी NSCN-IM के रूप में भी आगे प्रोग्रेस करी, और अब जाके करीब 25 साल की टॉक्स के बाद हम लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि भारत और NSCN-IM के बीच में एक समझौता का प्रारूप तैयार हो चुका है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, और उसमें जो एजेस हैं जिनको आज भी स्मूदन आउट करने की कोशिश है, उसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ ग्रुप्स नागा के, जैसे रिफॉर्मिस्ट ग्रुप हैं या NSCN के खापलांग ग्रुप है, ये लोग आज भी म्यांमार में शरण ले रहे हैं। चाइना नहीं चाहता कि उनका रेजोल्यूशन हो, नागा अकॉर्ड साइन हो, या नागा अकॉर्ड का रिजॉल्व अगर हो जाता है तो सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंसर्जेंसी भारत में खत्म हो जाएगी, तो चाइनीज इंटरेस्ट उससे हर्ट होंगे, इसलिए उनका प्रयास रहा है। और सबसे बड़ी बात है मणिपुर की। मणिपुर के जो इंसर्जेंसी ग्रुप है उसमें जो नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं उसमें तो NSCN-IM की इंसर्जेंसी है। जो कुकी ग्रुप्स हैं, जो चूराचांदपुर चांडिल डिस्ट्रिक्ट में है, कुकी ग्रुप्स भारत से संपर्क में है, ऑलरेडी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंडर एग्रीमेंट में है, और उनकी भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है उसका भी हल काफी हद तक जल्दी होगा। लेकिन जो मैतेई ग्रुप है, और मैं यहाँ पे ये स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि अकेला मैतेई एक ऐसा एक हिंदू ग्रुप है जो कि भारत के साथ इंसर्जेंसी में है, भारत के विरोध में है। तो इनको, मैतेई इंसर्जेंसी ग्रुप को के हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने की आवश्यकता है। आज तक ये एक ऐसा इंसर्जेंट ग्रुप है, उल्फा आई को छोड़ के, जो कि भारत के साथ टॉक्स में नहीं है। और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि मैतेई इंसर्जेंसी को भी हम लोग टॉक्स में लाएं और उसकी भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। जब तक ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो पॉलिटिकल इश्यूज है नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि पिछले 5-6 दशकों से नॉर्थ ईस्ट के साथ एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस लेके दिल्ली चला है। दिल्ली में जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं उन्होंने एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखा है नॉर्थ ईस्ट के साथ। उन्होंने पैसा दिया डेवलपमेंट के लिए और उसका हिसाब मांगा, सिर्फ इतने तक का संबंध रहा है, लेकिन हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने की प्रयास नहीं किए गए हैं। इसी का कारण था कि वहां पे इंसर्जेंसी हुई। इंसर्जेंसी अगर होती भी है, लोग अगर दिग्भ्रमित होकर हथियार उठाते भी हैं, तो उनको वापस पटरी पे लाना, वापस समझाने, इसके लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रयास
उतनी सीरियसनेस से नहीं किए गए हैं जैसे कि अब हो रहे हैं। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर मुझे लगता है भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट को ध्यान में रखते हुए इन सब का हल निकाला है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स अगर मजबूत ना हो, कनेक्टिविटी अगर मजबूत ना हो, तो वहां पर चाइनीज एग्रेशन को कंट्रोल कर पाना अपने आप में विकट समस्या रहेगी। 30-30, 40-40 साल से एक एक पुल बनाने के प्रयास हो रहे हैं और उनको सफल नहीं किया जा सका है। कितने डीप करप्शन के इश्यूज में इन्वॉल्व रही हैं चीजें। मैं आपको यहां तक कहूंगा कि जैसे ट्रेन लाने की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि भाई हर नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल सिटी तक अगर ट्रेन नहीं पहुंच सकती है तो हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। हमको अगर आर्म्स मूव करने हैं, वहां पे टैंक्स मूव भी करने हो फ्यूचर के किसी भी एग्रेशन से बचने के लिए, तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, वो लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट हमारे पास नहीं है जिससे कि हम फास्ट ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर सकें। तो इसके लिए काम हो रहा है। और कई ऐसी विषम स्थितियों से, जो कि दुनिया के टॉलेस्ट ब्रिज, 13-13 टनल से होते हुए ब्रिज निकल के जा रहे हैं और मणिपुर में इम्फाल से कनेक्ट कर रहे हैं। ईटानगर में एयरपोर्ट बन रहा है और नागालैंड के भी कैपिटल कोहिमा में भी एयरपोर्ट बनाने का प्रयास हो रहा है। तो इतनी सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की जा रही हैं। म्यांमार के अंदर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे सेटिस्फाई हो, उसके हिसाब से कालादान प्रोजेक्ट पे काफी इन्वेस्टमेंट किया गया। पिछले 10-15 साल से इस विषय में हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं। लग तो रहा है कि फाइनली इस चीज को बोहेड मिलेगा, लेकिन कितना वायबल होगा कालादान प्रोजेक्ट, क्योंकि 15 साल में जो भू स्थिति होती है वो काफी हद तक बदल जाती है। मुझे नहीं लगता कि वायबिलिटी के हिसाब से कालादान आज उतनी रेलिवेंस रखता है जो आज से 10-12 साल पहले रखता था। उससे ज्यादा अच्छा प्रयास हमारा त्रिपुरा में हुआ है, जो कि त्रिपुरा का जो सदर्न टिप पॉइंट था सबरूम का, वहां से हम लोगों ने समझौता करके एक ब्रिज बना के बांग्लादेश के सी पोर्ट जो है चित्तगोंग तक, वहां तक एक्सेस करने का कोशिश किया है। और जो कालादान प्रोजेक्ट को काफी हद तक कैनिबलाइज भी करेगा और उसकी इंपॉर्टेंस को कम भी करेगा। लेकिन हमारे पास एक और महत्वपूर्ण रास्ता सबरूम त्रिपुरा से जुड़ा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ड्रग्स के अराउंड है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रग्स और इंसर्जेंसी, आर्म्स ट्रेड, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ड्रग्स में आपको मालूम है कि जैसे गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोला जाता है, जो लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया का जो गोल्डन ट्रायंगल है, उसकी शैडो, उसकी परछाई भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। लगातार हम लोग देखते हैं लैंड रूट से, एयर रूट से वर्ल्ड इज योर्स वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं, उन सारी टैबलेट्स को लगातार यहाँ पर लाया गया है और लाकर प्रयास किया गया है कि हमारे युवाओं को ड्रग्स का एडिक्ट बनाया जाए और उसके बाद इनको डिस्टेबलाइज किया जाए। और जब एक बार लत लग जाती है तो आप उनको इजीली इंसर्जेंसी मूवमेंट्स के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। ड्रग्स का जो पैसा होता है, जो कि लार्जली अनअकाउंटेबल पैसा होता है, वो आर्म्स ट्रेड के काम आता है। उससे पूरा जो चक्का चलता है वो इसी ड्रग्स के पैसों से चलता है, जिसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और भारत ने पिछले 3-4 साल में ड्रग्स को लेकर एक मुहिम लगाई हुई है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसमें कि एक एक प्रदेश में एक एक छापे में हजारों करोड़ के ड्रग्स को पकड़ा जाता है। और इन ड्रग्स को ना सिर्फ पकड़ा जा रहा है, बल्कि ड्रग्स के ट्रेड को मुश्किल और बहुत कॉस्टली प्रूव हो सके, इसके लिए कारगर कानून भी लाए गए हैं। तो मुझे लगता है ये सारे डायमेंशन को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, हम भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहां पे उनको सिक्योर नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई भी जाती हैं। और इसी चीज से मैं लास्ट बात यही कहूंगा और उसके बाद कंक्लूड भी करूंगा। हमने देखा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा था और पूरा देश में एक टर्बुलेंस क्रिएट करने की, एक ऐसा तनाव का माहौल बनाने की प्रयास किए गए जिससे कि भारत अस्थिर हो सके, नॉर्थ ईस्ट भी अस्थिर हो सके, बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी के तहत इस पे किया गया। और उस स्ट्रैटेजी के कुछ आयाम मैं आपको बताता हूँ। यहां तक होता था कि सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के माध्यम से रशियन एंकर्स ने ऐसी चीजें वीडियो बनाए थे जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सके। नॉर्थ ईस्ट की जो एरियाज हैं, जो उनके जैसे सिटीजनशिप बिल में बोला गया कि भाई आपके एरिया में अब बांग्लादेशियों का राज होगा, बांग्लादेश से जितने भी आए हुए लोग होंगे अब उनको फ्री पास मिलने वाला है, वो आपके घरों में आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी जितनी भी डर की चीजें थी, डर फैलाने का प्रयास था, ये बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के माध्यम से किया गया।
और मैं आपको इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट इसलिए समझाना चाहता हूं कि जैसे रशिया और चाइना दोनों इसमें दोनों का इंटरेस्ट रहता है कि डेमोक्रेसीज को डिस्टेबलाइज किया जा सके, और ये इनके ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स का भी हिस्सा है। रशिया ने 2016 में जब यूएस के इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे, तो टेक्सास के एक गांव में एक फेसबुक इवेंट क्रिएट किया कि फलानी जगह पे इतने बजे ऑल लाइव्स मैटर, जो कि एक वाइट नेशनलिस्ट का एक मूवमेंट था, ब्लैक लाइव्स मैटर को काउंटर करने के लिए, उसमें उन्होंने एक फेसबुक इवेंट क्रिएट करके काफी लोगों को मोबिलाइज किया जो प्रिडोमिनेंटली वाइट लोग थे, ऑल लाइव्स मैटर के बैनर के अंदर। सेम समय पे रशिया के इस कोवर्ट ऑपरेशन ने सेम जगह सेम समय पर एक ब्लैक लाइव्स मैटर का भी एक इवेंट को क्रिएट किया फेसबुक पे दूर से बैठ के, और इन दो इवेंट्स को साइमल्टेनियसली क्रिएट किया गया और उसमें लाखों लोगों ने फेसबुक पे अपने आप को इंटरेस्टेड दिखाया और वहां पर जमीन पे पहुंचे, और हुआ यूं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, फायरिंग हुई, कई लोग उसमें मर भी गए। बाद में जब यूएस इंटेलिजेंस ने पता लगाया कि एक मामूली सा फेसबुक इवेंट इतना ज्यादा ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकता है, तो मालूम चला कि ये सारे ऑपरेशंस रशिया में के थ्रू ऑर्गेनाइज किए गए थे, और सोशल मीडिया को यूज करके कैसे रायट चलाए जा सकते हैं इसका एक प्रारूप तैयार हुआ था। सिमिलरली मुझे लगता है आज लोग फेसबुक पे नहीं करते हैं, आज और भी क्लैंडस्टाइन तरीके हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के, टिकटॉक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सिमिलरली आपका व्हाट्सएप के ऊपर में ऐसी ऐसी वीडियोस आज भी सर्कुलेट होती हैं जो भारत के अगेंस्ट लोगों को बरगलाने का भरसक प्रयास करती हैं। अब हम लोगों का जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो साइबर ओरिएंटेड भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने की दिशा में होना चाहिए। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसी वीडियोस को जैसे भी मिलती हैं उसको हम लोग काउंटर कर सकें, काउंटर कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी प्लान हो सके। अदरवाइज इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये काफी परमानेंट डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो कुल मिला के चाइनीज इंटरेस्ट अगर आप ओवरऑल समझना चाहें वो ये जानता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक एरिया है, 5 देशों से इसकी बॉर्डर्स है, आसियान के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, अब तो हवाई जहाज से भी कनेक्टिविटी हो गई, और ये भारत के लिए एक ग्रोथ का इंजन बन सकता है। इसको लगातार पिन प्रिक से लगातार इसको हार्म किया जाए, अस्थिर किया जाए, और इसी माध्यम से हम लोग भारत को मल्टी फ्रंट वॉर के सिनेरियो में घेर सकते हैं। ये चाइना का स्ट्रैटेजी रहा है। मैं अब कुछ आप लोगों के प्रश्न हो तो आप लोग जरूर मुझसे शेयर कीजिए और मैं प्रयास करूंगा उनका सटिंकली आंसर करने का। जी रजत जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल डिलिब्रेशन। और हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा हमें रिस्पांस मिला है। बहुत बड़ी संख्या में श्रोतागण, कार्यकर्ता हमसे फेसबुक पे और ट्विटर पे, तो हमारे संवाददाता हैं फेसबुक पे, काफी सारे प्रश्न आए हैं मनीष जी, लेकिन कुछ चुने हुए प्रश्नों को अगर आप यहाँ पे उपस्थित करें तो अच्छा रहेगा। जी भाई साहब, आज हमारे इस कार्यक्रम में काफी संख्या में हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं। सर्वप्रथम उन सभी का धन्यवाद। ओवर टू मनीष जी। जी, काफी संख्या में हमारे व्यूअर्स आज जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों ने, कई व्यूअर्स ने हमसे प्रश्न पूछे हैं इस कार्यक्रम के मद्देनजर, तो उसमें से प्रमुख प्रश्न जो है मैं क्रमानुसार आपके समक्ष रख रहा हूँ। अयोध्या प्रसाद जी ने प्रश्न किया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के किस तहत पूर्वोत्तर अहम भूमिका कैसे निभाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये अग्रणी कैसे बनेगा? जी, आप ऐसा करें, अगर 2-3 प्रश्न एक साथ हो ताकि मैं क्लब करके आंसर दे सकूं। जी जी, इसके अलावा दीपांशु जी हैं, उन्होंने भी प्रश्न किया है। उन्होंने प्रश्न किया है, इज दिस द राइट टाइम फॉर इंडिया टू गेट अवे विद वन चाइना पॉलिसी एंड नीड ऑफ द आर इज बिल्ड ए न्यू स्ट्रेटेजी काउंटर चाइना? इसके अलावा भी और हमारे बीच प्रश्न है जिसमें शुभम जी ने प्रश्न पूछा, आपके अनुसार आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में क्या है और भारत के आम नागरिकों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? इसके साथ साथ वर्तमान सरकार इसके मद्देनजर क्या क्या प्रयास कर रही है?
इसके अलावा हमारे पास कई और प्रश्न हैं। तो लक्ष्मण पालीवाल जी हैं, उन्होंने पूछा है कि व्हाई नॉट वी यूज चाइनीज पीपल बाय गिविंग different types of incentives and also provide best facilities to Indian peoples of borders area। ठीक है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहले तो वन चाइना पॉलिसी मैं खुल के इस बारे में लिख भी चुका हूँ कि भारत को जब तक रेसिप्रोकल हमारी भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर अगर अनइक्विवोकली चाइना अगर एग्री नहीं करता है, तो भारत की अनइक्विवोकल सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी के लिए उसका कोई बेसिस नहीं है और भारत को रीथिंक करना चाहिए। मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसके ऊपर काफी लोगों से मेरा डिस्कशन भी हुआ, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से भी डिस्कशन हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके काफी सारे एक्सपर्ट्स जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को रीथिंक कर रहे हैं कि क्या भारत कोई लेवरेज ले सकता है अगर वो अपनी वन चाइना पॉलिसी को शॉर्ट टर्म में रीथिंक करने का भी प्रयास करे, तो उससे क्या एक तगड़ा सिग्नल जाएगा। मुझे तो बिल्कुल लगता है कि भारत और जैसे ताइवान है, ताइवान की कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं चिप मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। ऐसी सारी कंपनीज भारत में अपनी कंपनीज को खोलने का पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन चाइनीज प्रेशर की वजह से आज तक हम लोग अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के उन ताइवानीज कंपनीज को भारत में नहीं ला पाए हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रयास किया है, चाइना ने उस चीज का विरोध किया है और हमको ताइवान से अपना इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने के लिए रोकने का कोशिश किया है। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट जाता है और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ताइवान को फुल एम्बेसी का स्टेटस दें, दिल्ली में उनकी प्रॉपर, जैसे बाकी देश उनको फुल एम्बेसी का स्टेटस देते हैं, हम भी दें उनको। उनके साथ हम लोग एक आर्थिक रिलेशंस को प्रगाढ़ कर सकें और मजबूत बना सकें। और कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें हम लोग वाया चाइना इंपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, वो हम लोग अगर मजबूरी ही है कि उनको इंपोर्ट ही करना है, तो हम लोग ताइवान के माध्यम से, ताइवानी कंपनीज के माध्यम से हम लोग उनको करें। मैं खुद एक पीयर ट्रैक टू प्रोग्राम में ताइवान भी गया था और ताइवान में कई सारे थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स के साथ, उनके आर्म फोर्सेस के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ था। और मुझे ये लगता है कि ताइवान ईगर है भारत की इस सिचुएशन में भारत को असिस्ट करने के लिए। और अब ये प्रश्न जो है, ये बॉल भारत के कोर्ट में, भारत की सरकार के कोर्ट में है कि वो कैसे ताइवान के हमारे इंटरेस्ट को ताइवान के साथ कैसे अलाइन कर सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या वो ठीक रहेगा, लॉन्ग टर्म में क्या उसके रैमिफिकेशंस हो सकते हैं, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन हम लोगों को रेसिप्रोकल कभी भी चाइना से ऐसा बर्ताव नहीं मिला है जिसको हम लोग उनको इतने पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करें वन चाइना पॉलिसी से। हमारे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हमारे अरुणाचल के पब्लिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को किसी भी फोरम में जाने की इजाजत नहीं देता है चाइना, सीधे वहां पे उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यहाँ तक कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में काफी प्रेशर भी आता है इसके ऊपर कि आप उनके किसी भी प्रोग्राम, फॉरेन प्रोग्राम के लिए उनको अलाउ ना किया जाए। तो ये सब भारत के हितों में तो नहीं है और इनको रीथिंक करने की आवश्यकता। और हमको मिलता क्या है रिटर्न में, कि हमारी टेरिटरी के ऊपर आके वो चढ़ जाते हैं, इंकर्जन्स करते हैं। तो ये बिल्कुल भी वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। वही मैंने बोला, आत्मनिर्भर भारत के लिए चाइना अगर पिन प्रिक का खेल खेलना चाहता है, तो हम लोग उनसे ज्यादा कारगर पिन प्रिकिंग का खेल खेल सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं जैसा कि बोलता हूँ, फ्री ट्रेड के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक्स वगैरह आके ये बोल रहे हैं कि नहीं, फ्री ट्रेड भारत के हित में है। लेकिन कई ऐसी एकेडमिक रिसर्च है जो कि ये बोलती है कि फ्री ट्रेड अपने आप स्वतः गुड इन इटसेल्फ नहीं है। दो अनइक्वल देशों में, जो कि इकोनॉमिकली अनइक्वल है, उन दोनों देशों में ट्रेड अगर होता है तो उससे गरीब देश का ही नुकसान होता है। ऐसा एकेडमिकली प्रूवन है। तो जितने भी चैंपियंस हैं फ्री ट्रेड के, इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आरसेप की बात हुई थी जब कि आरसेप के एग्रीमेंट में भारत एक बहुत बड़े भूभाग का ओपन मार्केट, फ्री मार्केट का हिस्सा बनेगा। और कई लोगों को, आसियान कंट्री और चाइना को इस बात से काफी खिन्न भी हुए थे कि भारत ने आरसेप से कदम वापस ले लिए। लेकिन अगर आप आरसेप की मंशाओं को समझिए, तो आरसेप की ऐसी मंशा थी कि उसमें करीब 600 नॉन टैरिफ टेक्निकल बैरियर्स क्रिएट किए गए, जानबूझ के चाइना ने लगाए। 600 बैरियर्स में से करीब 3000 बैरियर्स चाइना ने लगाए, कि एनवायरमेंटल बैरियर्स थे,
आपके सिमिलरली इंस्पेक्शन से रिलेटेड बैरियर से इसलिए लगाए ताकि भारत, चाइना, आसियान इन सारी मार्केट्स को एक्सेस ना कर सके। और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के एक्सपोर्ट्स का सर्विसेज होता है। हम लोग सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर्विसेज के बारे में आरसेप ने पूरी चुप्पी साध ली और भारत के इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा। तो देखिए, चाइना जहां जहां चाइना का बस चला है उसने भारत के इंटरेस्ट को दरकिनार किया है। आज हमारे पास जो चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है, पहले जब अटल जी की सरकार थी 2001-2 में, मुश्किल से $1 या $2 बिलियन का ट्रेड हम चाइना से करते थे। आज हम जो चाइना से सिर्फ इंपोर्ट करते हैं वो करीब 65 बिलियन से लेकर $70 बिलियन का करते हैं। हमारे आज तो 5G की बात करते हैं, कई सारे स्ट्रेटेजिक लोग, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग 5G के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या किसी ने आज तक 4G, 3G, 2G इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहां से सोर्सिंग हुआ, इसके बारे में किसी ने भी चर्चा किया? किसी ने नहीं किया। सारे, मैं आपको बता देता हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट जो हमारे इंपोर्ट्स का है वो सब टेलीकॉम सेक्टर के इंपोर्ट्स का है। जो टावर्स के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं उनके इंपोर्ट्स का है। और 5G में तो चाइना के एक्सपेंशनिस्ट रवैये की वजह से यूएस ने अलार्म रेज किया, यूरोप ने अलार्म रेज किया, और उसके बाद भारत ने समझा कि अच्छा 5G में कुछ समस्याएं हैं। लेकिन ये चीज हमको, भारत को अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से ये चीज समझनी चाहिए, इसका एक स्ट्रेटेजिक सेंस डेवलप करना चाहिए कि अभी तक जो होता आ रहा है 4G, 3G वगैरह, इन सब में स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाइना के कंट्रोल में है। यहां तक कि मैं बताता हूं कि 2018 में भी BSNL, जो भारत की टेलीकॉम कंपनी है, भारत की एक PSU है, उसमें भी जो जितना भी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, जितने भी सेंसिटिव डेटा है, BSNL का मैं आपको बता दूं, सारे ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक एरियाज में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरा उनका नेटवर्क है, और सबसे ज्यादा इन एरियाज को सर्व करता है, और काफी हद तक मोनोपोलिस्टिकली सर्व करता है BSNL। इन सबके इंटरेस्ट को हम लोगों ने एक वेल क्लाउड करके एक कंपनी थी जो कि 100% चाइनीज ओन सब्सिडरी है और अलीबाबा की बहुत क्लोजली एसोसिएटेड कंपनी है, उसको BSNL ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि पूरे हमारे कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह को मैनेज करने का, उसको क्लाउड मैनेज करने का काम करेगी। तो अभी तक जो जितना स्टेटस को है, उस पे जिस तरह से हमारी देश का जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट को नहीं समझता है चीजों की, वो लोग तो बिजनेस एज यूजुअल की तरह प्रयास करते रहेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री जी का ये संदेश हम सब लोग आत्मसात नहीं करते हैं कि देखिए, हमको ट्रेड को आंख पे पट्टी लगा के, जो पॉलिटिकल वैल्यू है उसका, उसको इग्नोर करके हम सिर्फ ट्रेड करते रहे, उसमें देश का हित नहीं है। इस चीज को आज समझा गया है, और मुझे मालूम है जैसे BSNL के साथ गलतियां हुई हैं हिस्टोरिकली, वो आगे रिपीट नहीं होंगी, और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत के बिना हम लोग चाइना का के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं, ना स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं, ना इकोनॉमिकली कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई, नॉर्थ ईस्ट में कैसे आम आदमी कैसे जुड़ सकता है इस अभियान में, तो मैं आप सबको एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों के साथ जितना रेसिस्ट ट्रीटमेंट उन जगहों पे होता है, जैसे दिल्ली, बैंगलोर वगैरह में, जैसे कोरोना हुआ, इस टाइम पे कोविड क्राइसिस हुआ, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो थे, जो दिल्ली में आके पढ़ाई करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया हम लोगों ने? क्या हम लोग ऐसा एज अ सोसाइटी उनको आउटसाइडर मानते हैं? उनके ऊपर उनको चिंकी बुला के, चाइनीज बुला के, उनको कोरोना बुला के उनके मुंह पे थूकने का अगर प्रयास अगर कुछ लोग करते हैं, घृणित लोग करते हैं, तो उनको एग्जाम्पल बना के उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत के अभिन्न हिस्सा है। इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रेटेजिक हिस्सा है किसी भी और जगह से कंपैरिजन में। हम लोग जब तक उनको अपनी तरह से आत्मसात नहीं करेंगे, अपना सच में उनको अपने भाई और बहन की श्रेणी में नहीं लाएंगे, ये दिलों की लड़ाई हम जीत नहीं सकते हैं। और आपको मालूम है कि किस तरह से चाइना उस एरिया में उन लोगों में भ्रांति फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है पिछले 5 दशकों से। तो ये जो युद्ध आप लड़ना चाह रहे हैं चाइनीज से, आप अपने ही भारतीयों को रेसिस्ट एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है ये आम आदमी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा अभिन्न हिस्सा है, अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां के लोग हमारे हैं, और इस चीज को इंटरनलाइज करने की आवश्यकता है। वरना हर बार हम लोग उनके अगर दिल को ठोस पहुंचाएंगे तो वो लोग जैसा स्लोगन मिजोरम में निकला है वैसे स्लोगन पे मजबूर होंगे। तो ये हमारी, अगर आम आदमी को जुड़ना है इस मुहिम से तो यहाँ से जुड़ना चाहिए। दूसरी चीज जो कर सकते हैं, ट्रैवल करना। मैं आपको बताऊं, मिजोरम जैसे स्टेट है, ये लीस्ट ट्रैवल्ड स्टेट है भारत में। सबसे कम लोग, बाहर के लोग मिजोरम आते हैं, और इतनी खूबसूरत जगह है, उसके बावजूद हम लोग भारत का पर्यटन को वहां पे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं?
क्या इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। सरकारी एलटीसी प्रोग्राम्स होते हैं, हर सरकारी आदमी को घूमने के लिए सरकार मुहैया कराती है रिसोर्सेज, पैसे वगैरह, तो क्यों ना उस एलटीसी प्रोग्राम के तहत ये मैंडेटरी किया जाए कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाना ही जाना है अगर आपको उस बेनिफिट्स को अवेल करना है। तो जब आप लोग जाते हैं वहां पे, दिल जुड़ते हैं, दिल मिलते हैं, तभी भारत एक यूनाइटेड बीइंग की तरह आ सकता है और नॉर्थ ईस्ट में जाके वहां की जियो पॉलिटिक्स को समझ सकता है एक आम जनमानस भी। तो ये क्वेश्चन से और आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं एक साथ ले लेता हूं ताकि मैं फटाफट इनका आंसर कर सकूं। जी जी जी, धन्यवाद रजत जी। बहुत ही व्यापक रूप में आपने जानकारी दी। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिलिब्रेशन। और जैसे कि आपने अंत में बताया कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भ्रमण या फिर पर्यटन जो है उसका काफी बड़ा स्कोप है। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि सीमा जागरण मंच सीमा दर्शन यात्रा का आयोजन करता है, और मैं समझता हूं कि नजदीक के भविष्य में आपका सहयोग मिला तो मणिपुर प्रांत में आपके सहयोग से सीमा दर्शन यात्रा, सीमा के जो भी हमारे नवयुवान हैं वो वहां पे सीमा दर्शन यात्रा के लिए आ सकेंगे। रजत जी, बहुत बड़ा हमें रिस्पांस मिला है। कुछ प्रश्न हिमांशु जी जो ट्विटर पे कॉन्स्टेंटली हमारे संवाददाता हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उनको मिले हैं। हिमांशु जी, कुछ प्रश्न, क्योंकि समय हमारे पास बहुत अभी तक सीमित है, तो हिमांशु जी कुछ प्रश्न अगर आप पूछ लेंगे फटाफट, तो हम उसको इस कार्यक्रम में शामिल कर सकेंगे। हिमांशु जी। जी भाई साहब, बिल्कुल, हमारे पास कई प्रश्न आए हैं, लेकिन मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। सभी प्रश्नों को मिलाकर कुछ प्रश्न एक साथ मिलते जुलते थे। तो पहला प्रश्न ये है भाई साहब आपसे कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर को भारत का ग्रोथ इंजन बनाया जाए, और इस समय पूर्वोत्तर की भारत की इकोनॉमी में हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। दूसरा प्रश्न यह है भाई साहब कि नॉर्थ ईस्ट में रेल सुविधाएं मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ाई गई। इससे पहले पूरा इलाका बाकी देश से लगभग कटा रहा, लेकिन ईसाई मिशनरी व देश विरोधी संगठन पहुंचते रहे व सफल हुए। पिछली सरकारों की उदासीनता का कारण क्या है? क्या ये सुनियोजित साजिश है? धन्यवाद। ये दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के ग्रोथ की अगर आप बात करेंगे, भारत ने जैसा कई सरकारें आई और कई सरकारों ने यहाँ पर डेवलपमेंट को एड्रेस करने का कोशिश किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनके साथ जितना जस्टिस होना चाहिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट का, उतना नहीं हो पाया। सालों से जो तेल नुमालीगढ़ रिफाइनरी से निकलता था, ऑयल एंड गैस निकलती थी हमारी रिफाइनरी से, नॉर्थ ईस्ट की रिफाइनरी से, और भारत भर में उनका प्रयोग होता था, उससे आई हुई रॉयल्टीज जिनका अधिकार नॉर्थ ईस्ट की जनता का था, उनको कभी भी नहीं दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना था इंसर्जेंसी के टाइम पर भी, हमारा तेल को लेके क्यों भारत के अलग अलग हिस्सों में दिया जाएगा, लेकिन हमको उसका जो रॉयल्टी बेनिफिट्स किसी और प्रदेश को मिलते होंगे, हमको क्यों नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ तक स्थिति आई थी कि पिछले कई दशकों से जो बकाया हुआ बिल थे, वो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो एक साथ करीब 10,000 करोड़ रुपए जो पुराने लंबित रॉयल्टीज थी, रॉयल्टीज को दिया गया, कैश रूप में दिया गया, और इतना बड़ा पुश दिया गया उसकी अर्थव्यवस्था को कि अभी तक का सिंगल बिगेस्ट रॉयल्टी ग्रांट है भारत के अंदर। तो सोचिए सरकारों ने कितना छला है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से उनका पॉलिटिकल रिलेशनशिप कभी भी नहीं बनाया गया। जैसा कि मैंने पहले बोला था, हार्ट्स एंड माइंड्स के गेम को हम लोगों ने दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकारों ने लगातार से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश किया है। वहां पर राजनीतिक सेटराप्स जो थे, रीजनल सेटराप्स जो थे, कुछ चयनित लोगों को आइडेंटिफाई करके सिर्फ उनके साथ रिलेशनशिप बनाया गया। और आम जनमानस क्या सोचता है, आम जनमानस कैसे डेवलपमेंटल स्टोरी के साथ जुड़ सके, इसका कभी भी कोशिश नहीं किया गया। आप आज भी सड़कों को जाके देखेंगे तो हर सड़क पे, वर्चुअली नॉर्थ ईस्ट की हर सड़क को आज जाके पहली बार बनाया जा रहा है। एक एक प्रदेश, मणिपुर जैसा छोटा सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 30 लाख लोगों की जनसंख्या है, उस पर आज की सरकार ने करीब 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि ये 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों के लिए इतना बड़ी राशि क्यों देने की आवश्यकता पड़ी।
क्योंकि पिछले 7 दशकों से तो कुछ किया ही नहीं गया। आज भी अगर हॉस्पिटल किसी को एक्सेस चाहिए रिमोट एरियाज में, नोने एरिया हो गया, तामेंगलोंग एरिया हो गया, चांडेल हो गया, इसमें आप इम्फाल तक आने के लिए आपको 15-15, 16-16 घंटे, 24-24 घंटे लगते हैं एक प्रदेश, छोटे से प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह में आने के लिए, क्योंकि सड़कें ही नहीं थी। हमारे आर्म फोर्सेस लगातार बोलती रही हैं कि हमको अरुणाचल को सिक्योर करना है तो हमको बोगीबील ब्रिज, हमको बाकी ब्रिजेस की आवश्यकता है। सिर्फ एक ब्रिज था जो तेजपुर को कनेक्ट करता। आप सोचिए कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज थी कि अगर एक ब्रिज पे माध्यम बना के अगर हम ब्रह्मपुत्र को पार करके अरुणाचल जाना चाहेंगे तो हम चाइना को सिर्फ उस ब्रिज को उड़ाना है, हमको हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करने के लिए। आज जाके जो आज की सरकार है उन्होंने इस चीज को सिस्टमैटिकली एड्रेस करने की कोशिश करी है और इनमें मैसिव इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि जब तक रिलेशनशिप जैसा कि रहा, कुछ करप्ट लोग और कई सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं हिस्टोरिकली जो कि डीपली करप्ट रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वो अनअकाउंटेबली करप्ट रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो सीएजी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थे वहां जाके कोई खोजबीन भी नहीं कर सकते थे, यहीं से दिल्ली से लिख देते थे कि डेटा नॉन रिट्रीवेबल। जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में सरकारें कर रही हैं, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको थ्रेटन किया जाता था। एक इंसर्जेंसी का माहौल जानबूझ के बनाया गया ताकि ये करप्ट एटमॉस्फेयर प्रोपोगेट कर सके, ये चीज फैलती रहे, चलती रहे। इस स्टेटस को तोड़ना इतना आसान काम नहीं था जो पिछले 5-6 साल में इस स्टेटस को तोड़ा गया है। इसीलिए सारे के सारे रीजनल सेक्रेटरीज जितने थे जो कुर्सी पे जम के बैठे थे 20-20 साल, 15-15 साल से, कुछ लोग तो 25 साल तक कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा में बैठी थी। और वो कम्युनिस्ट सरकारें क्या करती थी, जब नेपाल में ओली की सरकार आई कम्युनिस्ट सरकार, तो वहां पे दिवाली मनाई जाती थी। वैसे तो वो लोग दिवाली नहीं मनाते हैं कम्युनिस्ट, उनको रिलीजन से लेना देना नहीं है, लेकिन दिवाली की ही आसपास में पूरा त्रिपुरा सजा हुआ था लाल बत्तियों से। क्योंकि क्या कारण था, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार की चुनावी जीत हुई थी। इतने ज्यादा ये लोग डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से, और वहां के जनमानस को भी डिसोसिएट किया हुआ है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का जब 100 साल पूरे हुए 2017 में, तो वहां पर दिवाली मनाई गई त्रिपुरा में। लगता ही नहीं था कि त्रिपुरा भी भारत का हिस्सा है। और ये मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको 2 साल 3 साल पहले की बातें कर रहा हूं कि ये माहौल होता था। तो सरकारों ने क्रिमिनल नेग्लेक्ट किया है, और उनको जितना भी कोसा जाए इतिहास उनको जज करेगा। ये अटल जी की सरकार थी जिन्होंने इस चीज को समझा, डोनर मिनिस्ट्री बनाई, एक अलग से मंत्रालय बनाया जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के नाम से आज सारे कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि कोई जाने को इंटरेस्टेड ही नहीं था उस एरिया में, विकास को लेकर सीरियस नहीं था। उस डोनर मंत्रालय में आज मोदी जी कहते हैं कि नहीं, 10% हर मंत्रालय अपना 10% का बजट उसमें डालेगा, डोनर के खाते में डालेगा और डोनर खर्चा करेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो एक तरह से मैंडेटरी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं बल्कि वहां के जनमानस को अपना इस डेवलपमेंटल रिवोल्यूशन का हिस्सा बना के उनको आगे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद रजत जी। और जैसा आपने बताया, इस प्रकार से नए नए प्रयास जो किए जा रहे हैं, और मणिपुर जहाँ पे अभी आप कार्यरत हैं, वहाँ पे अपनी एक वैष्णव संप्रदाय की प्रणाली भी है, और मैं मानता हूँ आने वाले समय में बहुत ज्यादा पर्यटन का स्कोप है। मणिपुर राज्य में कांगला टोम्बे प्रसिद्ध जगह है, मोइरांग जैसी जगह है जहाँ का एक अपना एक हिस्टोरिकल महत्व भी रहा है। बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन समय की भी एक सीमा है। तो मैं कार्यक्रम को अंत करने से पहले हमारे बीच हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी। जी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी? जी जी। रजत सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉम्प्लेक्स इशू को बड़ी सरलता से सबके सामने रखा है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, इन सब में एक एक करके भी इनको लिया जाए तो इनकी
हिस्ट्री और जो वहाँ पर हुआ है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो काफी कम समय में आपने एक ओवरव्यू बड़ा अच्छी तरीके से सबको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दो बातें जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, मैं भी रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, काफी सभी स्टेट में रहा हूँ, और जैसा आपने बड़ा सही बात करी कि हमने कभी भी उनके दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करी, और दिस हैज बीन द बेसिक रीजन। ट्रांजैक्शनल टाइप के रिलेशन रहे हैं उनके साथ में हमारे, क्योंकि इतना नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास में, इतना कुछ पोटेंशियल उनके पास में जिनको हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। फॉर्चुनेटली जो अभी मोदी सरकार है, जैसे डोनार डिपार्टमेंट बनाया है, और वहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज भी लगाई जा रही हैं, बल्कि लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे बम्बू इंडस्ट्री को, उससे अगरबत्ती और कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, ताकि वो लोगों को इस चीज का दे ऑल्सो फील इकोनॉमिकली दे फील डेवलप्ड। दूसरा, जैसा जो मेन कारण उन्होंने बताया था कि बाहर से आके लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं, जिससे दे फील कि भाई हम जो ओरिजिनल वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनको लगता है कि भाई हमारा हक यहाँ पे रहेगा नहीं। सो इन संवेदनाओं को, इन सेंसिटिविटीज को हमारी गवर्नमेंट देख करके भी आगे चल रही है, एंड होपफुली इट विल टेक सम टाइम, बट वी शुड बी एबल टू रिस्टोर द सिचुएशन। जो हमारी एक्चुअल उनके साथ कनेक्टिविटी और जो चीज रिलेशन, दिलों के रिलेशन होने चाहिए, वो उनके साथ हो पाए। दूसरा, चाइना के बारे में जो आपने बताया था, उसमें सिर्फ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो अभी एक क्वेश्चन भी बीच में आया था, जबकि रजत जी ने बहुत ही अच्छा उसका जवाब दिया है। चाइना के साथ देखिए, उनकी अपनी पॉलिसी भी रही है, और सुंजू का भी कहना यही है कि जब तक तुम अपने आप काबिल नहीं हो जाओ, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखना ठीक नहीं है। ये चाइना ने भी किया है, उन्होंने बहुत साल वेट करी है और कई चीज़ों को टॉलरेट किया है। इसी पॉलिसी को हमारी गवर्नमेंट, देखिए, जब तक हम अपना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का काम नहीं कर लेते, हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो जाती, हम चाइना के साथ आंखों में आंखें डाल करके उनसे हम झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जितना भी रहा उनके साथ में, उनका 2% ट्रेड है सिर्फ हमारे साथ में, उनका 3 ट्रिलियन का टोटल ट्रेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये जो अभी ईस्टर्न लद्दाख में जो ये कर रहे हैं, ये बेसिकली आर्म ट्विस्टिंग का काम हो रहा है, हमको बोलने के लिए कि भैया कि आप वर्ल्ड इनके फोरम को, क्वाड को और अमेरिका को और इधर WHO में कहीं जाके हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलना। बेसिकली उनका एम ही है। लेकिन आप ये देखिए, पहली बार अपनी मोदी सरकार ने उनसे जो कुछ हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, डिप्लोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, एट द सेम टाइम वो रोड बन रही है, अभी भी उस रोड पर काम होना बंद नहीं हुआ है। सो हमारी गवर्नमेंट बड़े मैच्योरिटी के साथ में, बड़ी समझदारी के साथ में इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही है, और मैसेज दे रही है उसको, चाइना को, कि भाई हमने जो कुछ करना है वो अपने काम को हम करेंगे। एक बात और क्लियर हो गई है, जैसा ये माहौल सारा शुरू हुआ है, कि हमको सबको ये मालूम चल गया कि हमारा एक्चुअल एनिमी कौन है, जिसके खिलाफ हमको तैयार रहना चाहिए हमेशा। पाकिस्तान तो सिर्फ दिखाने के लिए, वो तो एक उसको तो सिंपली आगे किया हुआ उन्होंने। तो ये सब देशवासियों के मन में आ जाए, ताकि चाहे हमने स्वदेशी का इस्तेमाल करना है या जिस तरीके से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें मालूम हो, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक तरीके से हो सकें। रजत जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सभी पहलुओं को, एक एक स्टेट के और हर पहलू को इतने छोटे समय के अंदर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करके जो डोज दी है, दैट इज समथिंग एक्सीलेंट। ये आपकी कितनी गहरी नॉलेज है इस विषय में, ये भी बताता है, और हम लोग आपके साथ में टच में रहेंगे। वी लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू, थैंक यू जनरल नितिन कोहली जी। और अब शांति मंत्र के साथ आज का वेबिनार हम समाप्त करेंगे, लेकिन जल्द ही एक नए विषय के साथ और रोचक बातों को लेकर फिर एक बार अन्य महानुभाव के साथ शीघ्र ही हम मिलेंगे, इस एक वादे के साथ। और तब तक आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स और आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, ये हमें सीमा संघोष के YouTube चैनल पे, फेसबुक और ट्विटर पे जरूर साझा कीजिएगा। जो सबसे बेस्ट 3 कमेंट्स हैं उसको हम आने वाले वेबिनार में शामिल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार।